जैसे कि हमने कहा, आपको बताया था देयर आर मेनली 4 सैम्पलिंग टेक्निक, और 4 तरह की सैम्पलिंग टेक्निक थी बेसिकली, जिसमें से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग था, और अनदर वन इज द, अब मैं लिख देता हूँ, 4 सैम्पलिंग टेक्निक हमने पढ़े थे, याद होगा सभी को। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग पढ़े थे हम लोगों ने, फिर आपने पढ़ा था बीच वन, सेकंड वन क्या था, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, आपको याद होगा तो, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। फिर आपने पढ़ा था कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। और फिर आपने पढ़ा था सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ये 4 सैम्पलिंग टेक्निक हमने डिस्कस किया था, आपको यदि याद होगा तो इसमें से एक एक करके डिस्कस करते हैं। आप यदि ध्यान से देखो, तुम्हारी डेटा के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ रो है, 0 है, 891। तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि मुझे पूरे 891 में से मुझे 20 रैंडम नंबर्स, रैंडम रो सेलेक्ट करके दिखा दो। देन वी कैन से कि वी हैव डन रैंडम सैम्पलिंग, यस और नो। यदि इस पूरे डेटा में से 20 हमने रैंडमली सिलेक्शन कर ली, देन वी कैन से कि वी हैव कंप्लीटेड 20, यस और नो। इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, देखो इसके लिए सिंपली आप लिख सकते हो क्या, सैम्पलिंग टेक्निकली आप यहाँ पे सिंपली कर सकते हो। देखो मल्टीपल वे है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 0 से लेके 891 के बीच के 20 नंबर बता दो, ताकि वो रो हम एक्सेस कर लेंगे। इसके लिए आप numpy का एक मॉड्यूल यूज कर सकते हो, np डॉट रैंडम, याद होगा आपने पढ़ा था रैंडम, रैंडम डॉट रैंडम, रैंडम डॉट रैंड इंट रैंडम, सब पढ़े थे हम लोग, याद होगा। इसमें से हमने कहा कि मुझे कितने चाहिए, 20। तो आप यहाँ पे हमने दे दिया, हमने यदि वैल्यू बताया कि जैसे सिर्फ 20 लिखा, तो 0 से 20 के बीच की एक सिंगल वैल्यू आएगी। देखो जितनी बार चलाओगे ये हर बार एक नई वैल्यू जनरेट करेगा, है ना, हर बार एक नई वैल्यू जनरेट करेगा। बट मुझे चाहिए, मैंने बताया मुझे चाहिए था 0 से 89 के बीच के नंबर, है ना। 89 की क्यों, क्योंकि पूरे नंबर ऑफ रो कितने, 891 टोटल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 891। तो ये 0 से 891 के बीच का एक नंबर जनरेट कर, देखो 800, दोबारा चलाया 800, 458, इस तरह से। अब हमें एक नहीं चाहिए था, हमें नंबर बता, हमें कितने चाहिए थे, 20। यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर सकते हैं क्या, साइज, साइज इक्वल टू 20। तो अब कितने आएंगे, टोटल नंबर कितने रहेंगे, 20। देखो हर बार कितने रो आ रहे हैं, 20 रो आ रहे हैं। यदि आप ध्यान से देखो, जितनी बार चलाओगे उतनी बार 20 रो अलग अलग आएंगे, देख रहे हो ना आप, ये आ रहा है। Then, क्या हम ये जो नंबर जनरेट हो रहे हैं, किस ये जो नंबर, इनको मैं जो रो एज रो कर सकते हैं, एज रो ट्रीट करेंगे। इस रो को हम क्या करेंगे, एक्सेस कर लेंगे कहाँ से, इस रो को एज ए रो हम ट्रीट करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे रो। अब बेटा शेड्यूल कर दिया मैंने, मैसेज डाल दिया है ना, आज के लिए तो पॉसिबल नहीं है। आपने पहले मैसेज किया, मैंने मैसेज ड्रॉप कर दिया बेटा आपको, मैसेज ग्रुप में ड्रॉप कर दिया ना बेटा, 1 बजे वाले को, 3 बजे वाले सभी को, सभी 1 बजे आ रहे हैं। आज तो आ जाओ, फिर बात करेंगे सब बच्चों से मिलके, आज तो आप आ जाओ 1 बजे। एक कंप्लीट कर लो ना पहले, ये छोटी टॉपिक है, एक्चुअली छोटी टॉपिक है, ये आपको दो एक वीक के अंदर मतलब 3 वीक में खत्म हो जाती है, 3 से 4 वीक में। तो आप सी सी प्लस प्लस था ना, आप बता रही थी, 1 बजे तो सी प्लस प्लस है, नाम कैसा है। हम्म। ओके, देखता हूँ 3 बजे भी आ जाना, एक बार देखते हैं कितने बच्चे आ पाएंगे, उसको ऑडिट करा देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास कंप्लीट किया, तो उससे आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये, इसको एज ए रो ट्रीट करेंगे, तो इसको यदि हम, आपको ये रो फाइंड आउट करना हो तो आप क्या ऐसे कर सकते हैं, डीएफ हमारी डेटा थी, और इसमें से हम क्या करेंगे, डीएफ डॉट लॉग। तो ये जैसे इसमें से 5 रो आ रहे हैं, हमें कितने रो चाहिए, कौन कौन से रो नंबर, ये जो रो नंबर मेंशन है, ठीक। तो हमने पढ़ा था लॉक मॉड्यूल, लॉक मॉड्यूल की एबिलिटी क्या थी कि आप जो जो रो डालो वो एक्सेस कर लेगा, नहीं तो लॉक के अंदर ये वाली वैल्यू डाल दो, ताकि ये रैंडमली सिलेक्ट कर लेगा। देखो, देखो हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग परफॉर्म कर लिया, हमारी 20 रो रैंडमली आ रही है, आप देख सकते हो,
रैंडमली 20 रो है, देख सकते हो कोई स्ट्रक्चर 114, बाद 587, बाद 467, बाद 465, कुछ भी, यस और नो। वट एवर रैंडम सैम्पलिंग, इस तरह से हम परफॉर्म करते हैं, इस तरह से हम परफॉर्म करते हैं रैंडम सैम्पलिंग। अच्छा, इसके सिंपल तरीके हैं, सबसे सिंपल तरीका एक और है। इतना करने के हमें परेशान होने की नीड ही नहीं है, आप सिंपल लिख सकते हो df डॉट सैंपल। जैसे ये दो डेटा थी, इस डेटा में से हमें कितनी df डॉट सैंपल सिंपल रो, कितने सैंपल चाहिए 20, अभी तो सिंपल 20। देखो ये 20 रो आ गए, और 20, देखो ये 20 हर बार, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, जितनी बार चलाओगे ना ये 20 सैंपल अलग अलग आएंगे, देख रहे हो आ गए ना अलग अलग। इस तरह से इसकी वर्किंग फ्लो। इवन एक चीज और, आप यदि इसमें हमें 10 रिकॉर्ड चाहिए तो आप यहाँ पे जितना चाहिए उतने नंबर ऑफ मेंशन कर दो। तो ये बट इसमें जो सिलेक्शन होगा कैसे होगा, रैंडमली, कोई भी नंबर पिक हो जाएगा सडनली, ये तरीका है। बट सिंपल जो मॉड्यूल है उसके अंदर कोड किसका लिखा हुआ है, इसका। तो इंटरव्यूअर ना कभी कभी आप बैठोगे इंटरव्यू में तो बोलेगा कि विदाउट यूजिंग दिस मॉड्यूल, उस केस में हमें क्या यूज करना पड़ेगा, ये वाला मॉड्यूल, ये इसके ऊपर। समझ गए, तो दो तरीका है हमारा सैम्पलिंग टेक्निक का। तो ये हमारी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग परफॉर्म हो गई हमारी डेटा पे। इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो, हमने बनाया सैंपल वन। ये हमारी सैंपल क्रिएट हो गई एक, तो हम जहां चाहे अपनी नीड बॉडी स्टोर कर सकते हैं। देखिए ये सैंपल वन में जो डेटा है वो कितने हैं 21, बस ओनली कितने हैं 10। कितने डेटा है टोटल 10 डेटा, इसको जहां आप जिस केस में चल चल करना यूज करना चाहो कर लो। तो ये हो गया हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग परफॉर्म करने का तरीका। जब भी आपको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करना हो तो इस तरह से आप कर सकते हो। डन। अब दूसरा है हमारा, देखिए सेकंड वन है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग कैसे होता है, जैसे हमारे पास एक डेटा थी, देखिए ये डेटा थी हमारी, इस डेटा में से मुझे क्या करना है, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग का डेफिनेशन बताओ क्या था। तो पूरे डेटा को नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप में क्रिएट करना होगा, नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप बनाना है। तो पूरे डेटा को नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप इस कॉलम में किस कॉलम को भी आप बना सकते हो, बता सकते हो आप, इस कॉलम में किस कॉलम को भी आप नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप बना सकते हो। इस पूरे डेटा सेट में जो दिख रहा है आपको सामने, ये कॉलम दिख रही है ना सारी, इसमें किस कॉलम को भी यहाँ पे नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप बनेगा, जेंडर के भी यहाँ पे बन सकता है, या फिर और किसी कॉलम को भी यहाँ पे नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता ये सॉल्व। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से, हमें यहाँ पे यदि इस सिनेरियो में लिखना हो, जैसे मुझे एक मेल का अलग फीमेल का अलग करना हो, तो क्या कर सकते हैं ऐसे सिनेरियो में, बताओ। हम क्यूरी मॉड्यूल पढ़े थे पांडास के अंदर, नहीं तो जो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर देखो ऐसे। तो ग्रुप वन पहले ये फाइंड आउट कर लो कि कितने ग्रुप बन सकते हैं। जैसे मैंने बनाया नॉन ओवरलैपिंग, तो कितने नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप बनेंगे वो पहले फाइंड आउट करना होगा। उसके लिए आप यूज कर सकते हो df डॉट वैल्यू काउंट्स। इसकी वैल्यू काउंट करनी है जेंडर की, तो यहाँ पे पास कर दो जेंडर, या ऐसे कर लो, ये भी तरीका था। देखिए ये बता, नहीं भैया अभी खत्म नहीं हुआ, अभी कर। देखिए 577 क्या है, मेल है, और 314 क्या है फीमेल, मतलब दो ही ग्रुप हुआ मेल और फीमेल का। अब बना लो ग्रुप वन इक्वल टू df ऑफ मेल, सॉरी df ऑफ जेंडर ना, जेंडर में क्या चाहिए, एक तो हमें चाहिए इक्वल इक्वल टू मेल, और एक चाहिए हमें फीमेल, नहीं ग्रुप वन, दो ग्रुप बन गए, एक में मेल है एक में फीमेल है, दो ग्रुप हमारे पास दिख रहे हैं आपको। सॉरी ग्रुप दोनों का नेम ग्रुप वन ही हो गया, ग्रुप टू रखना चाहिए था। ये रहा ग्रुप वन, देख सकते हो कि ग्रुप वन की डेटा है, ग्रुप टू की डेटा है। देख रहे हो इसमें सिर्फ मेल है, इसमें सिर्फ फीमेल। दिख गया ना सभी को, क्लियर हो रहा है, यस और नो। तो इस तरह से हम अपने डेटा पे वर्किंग फ्लो कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने परफॉर्म किया स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग इस तरह से। अब देखो जैसे ग्रुप वन में यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं, ग्रुप वन में कितने डेटा है, ग्रुप वन में मल्टीपल रो है ना, यदि आप ध्यान से देखो तो मल्टी ग्रुप वन में मल्टीपल है, देखो ग्रुप वन में कितने डेटा है टोटल, टोटल कितने 577, हमें इतने नहीं चाहिए, हमें पांच चाहिए वही तो।
मुझे बताओ, मैं मुझे इसमें से 5 सैंपल सिर्फ चाहिए जो सिर्फ मेल हो, और 5 सैंपल चाहिए जो सिर्फ फीमेल हो, और वही रैंडमली सिलेक्शन करना हो, तो क्या करोगे बताओ? सैंपल यूज करोगे ना, अभी तो पढ़े थे सैंपल मॉड्यूल। अब ग्रुप वन में से 5 सैंपल अलग कर लो, नहीं तो हम लिखेंगे GRP1 ग्रुप वन डॉट सैंपल, कितने सैंपल अलग करने? 5। अब क्या है, ये वो सैंपल है जो सिर्फ मेल है, और ये रैंडमली 5 सिलेक्ट करो। अब फीमेल को 5 रैंडमली सिलेक्ट करना हो तो क्या लिखते? ग्रुप टू डॉट सैंपल, नहीं। इस तरह से हम स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग परफॉर्म करते हैं विद बिहाफ ऑफ सम सर्टेन कंडीशन। देखो ये रहा, तो ये हमारा स्ट्रेटिफाइड, इसमें सिर्फ फीमेल फीमेल है, इसमें सिर्फ मेल मेल नहीं। डन इट, डन इट अनुज। ये हुआ हमारी स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। इसके आगे बढ़ते हैं। फिर थर्ड वन क्या पढ़े थे बताना सब लोग, थर्ड वन कौन सा डिस्कस किए थे हम? थर्ड वन इज व्हाट? कन्वीनियंस सैंपलिंग। थर्ड वन कन्वीनियंस सैंपलिंग है, ये सब। कन्वीनियंस सैंपलिंग क्या होता है कि जिसमें आप फिक्स सेट ऑफ क्राइटेरिया सेट करते हो कि ये क्राइटेरिया अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन फुलफिल कर रहा हो तो उसे हम एज अ सैंपल सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने आपसे क्वेश्चन दिया कि मैंने, जैसे देखो ये डेटा थी, तो मैंने आपसे क्वेश्चन ये दिया कि मुझे इस पूरी पूरी डेटा जो आपके सामने दिख रही है डीएफ ये डेटा, इसमें से मुझे वो सारे सैंपल सिलेक्ट करने हैं जिसकी जो ये क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा हूँ। क्राइटेरिया क्या होना, सोच देखिए बताता हूँ। पहले तो सर्वाइव, जीरो और वन का मतलब समझ गए हो ना? सर्वाइव जीरो का मतलब क्या हुआ? सर्वाइव जीरो का मतलब क्या हुआ अमित? नहीं है जिन सर्वाइव में वन होना चाहिए। एज जिनकी, एज हमारा ग्रेटर देन, देख लो आप, ग्रेटर देन 30 to 40 के बीच में होना चाहिए। एज जो है मैं सीधा लिख लेता हूँ, एज जो है 30 से 50 के बीच का होना चाहिए। एज फिक्स है, 30 से 50 के बीच का होना चाहिए, वो एक्सेस करना है। एंड 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 जिसका पैसेंजर क्लास वन रहा हो। करो तो एक बार ट्राई, वो सारे सैंपल सेलेक्ट करने हैं जिनकी जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा हो। करिए तो एक बार, करिए तो एक बार सब लोग करिए। ये क्वेश्चन है तीन, ये किस क्वेश्चन के भी आपने सैंपल सेलेक्ट करना है, करिए तो ट्राई। हमारे वो सारे सिलेक्ट करने हैं तो पैसेंजर जो ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फुलफिल कर, और मुझे ओनली 10 रिकॉर्ड चाहिए, मतलब ओनली 10 इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाले 10 पैसेंजर की मुझे डिटेल चाहिए। करिए तो, 10 नंबर, नंबर ऑफ 10 सैंपल चाहिए, नंबर ऑफ 10। करिए तो ट्राई एक बार इसके लिए। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। सिंपली लिखने की नीड होती है बेटा, यहाँ पे देखो हमने पढ़ा था ना क्यूरी मॉड्यूल, क्यूरी, जिसके अंदर मल्टीपल कंडीशन दे सकते हो। अब पहला कंडीशन क्या था कि सर्वाइव कितना होना चाहिए? वन होना चाहिए, तो ये लिख दो डबल कोट्स के अंदर कि सर्वाइव्ड इज इक्वल इक्वल टू वन, पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरा था कि एंड सेकंड भी ये मैंडेटरी फील्ड था, सेकंड क्या होना चाहिए? एज जो है वो 30 से 50 के बीच में होना चाहिए। तो इसको कैसे करोगे बताओ? इसको कैसे लिख सकते हैं कि एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 एंड इक्वल टू 50, यस और नो? हो गया 30 से 50 के बीच में। एंड थर्ड कंडीशन क्या था बताओ? मेजर क्लास इज इक्वल टू वन होना चाहिए, एंड पीसी क्लास इज इक्वल इक्वल टू वन, यही ना? देखो ये डेटा आ गई हमारे पास, बट हमने कहा था कि हमें सिर्फ कितने चाहिए? हमें सिर्फ कितने चाहिए? 10। और तो फिर इसके आगे क्या लिख दोगे? डॉट सैंपल, या तो इसको एक वेरिएबल में लिखकर स्टोर करा लो, या फिर यहीं पे लिख दो डायरेक्टली सैंपल। कितने सैंपल चाहिए? ओनली 10, तो यहाँ पे ओनली 10 लिख दो, नहीं, और फिर एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लो, कॉन्वेंस सैंपल। देखो ये वेरिएबल स्टोर हो गया, नहीं, ये हो गया आपका बेटा कॉन्वेनियंस सैम्पलिंग, यदि देखिए ध्यान से तो। और ये ओनली 10 है, ओनली 10 देख सकते हैं, है ना? जिसके तरफ देखो आप, पैसेंजर क्लास वन एज 30 से 50 के बीच में, और क्या था कंडीशन? हाँ 30 से, और पैसेंजर क्लास वन, देखो आप ये तीनों सर्वाइव कर रहा है, फुलफिल हो रहा है। इसमें जैसे आपको यूज करना है कर लो, ये हो गया सर्व, हो गया ना ये सब?
क्या इतना आसान नहीं है वो, कितनी मोटी बड़ा है, इतना आसान है। वो क्यों कराया था, क्यों डिमोटिव हुई, इसलिए तो कराया था कि आप कर लो इसको, इसीलिए तो कराया था। इसको यूज किया करो ना। नहीं करने को तो आप कर सकते हो, तरीके मल्टीपल हैं, बट जो स्टैंडर्ड में उसे फॉलो करो। क्या है वो चीज, तो फिर कल से जॉब करने जाओगे, परसों सॉफ्टवेयर कराने के बाद फिर पुराना कंप्यूटर का क्या करोगे। हाँ हाँ, तो पूछ रहे हैं, हम उसके छोटे भाई भाई होते हैं, बड़े हैं। हो गया नहीं हो गया ये, हो गया, आगे बढ़ते थे भी हो गया वो तो। अब लास्ट कौन सा बचा बताना, लास्ट कौन सा बता बताओ। सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ये चार ही थे ना। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या था कि हर 10th इंडिविजुअल, ये बड़ी सी डेटा है हमारी, याद करो ये बड़ी सी डेटा है, इसके अंदर कितनी रो थी, 809 रो थे ना ये बड़ी डेटा में। इसमें से मैं कहूँ कि हर 20 को सेलेक्ट कर लो, हर 20, मतलब पहले 0 नंबर पे जो आ रहा है वो, फिर किस पे 0 के बाद नेक्स्ट क्या होना चाहिए 20, फिर 40, फिर 60, इस तरह हर एक 20 को सेलेक्ट करना है। तो कैसे करोगे, बोलो बोलो। हम्म, कैसे, कैसे करोगे हाँ? कैसे करोगे बताओ ना, हमें पूरी बात। एक तरीका तो ये है, जैसे आप जानते हो, एक तरीका तो ये है, एक बहुत आसान तरीका है। एक तो ये है कि df डॉट लॉक, और लॉक के अंदर कौन कौन सा रो बताना बताना है, बताओ 0, 20, 40 ऐसे डालना है। कहाँ तक डालना है, ये चीज कहाँ तक होनी चाहिए, 0 से लेके कहाँ तक बताओ। 891 तो ऐसे लिख सकते हो ना बेटा, रेंज का यूज कर सकते हो। रेंज का तो 890, 0 से लेके 892 तक हो गया ये। और गैपिंग कितने का रखना है, 20 का। खैर देखो, यही तो बोल रहा हूँ मैं, देखो आ गया ना ये 0, 20, ऐसे ही कह रहे थे ना, यही कह रहे थे ना अमित, यही कह रहा था ना, ऐसे ही आउट का यही कह रहा था ना, बिल्कुल सही कह रहा था, यही सही है बेटा। बट इससे आसान तरीका मैं बताऊं, कराने दो, बता दो, चलो बता दो, कह दिया तो बता देता हूँ। bf डॉट आई लॉग, आई लॉग याद है, जिसमें सबसे पहले रो रो बता दो, रो कितनी गैपिंग रखनी थी 20 की, और कॉलम सारे रखने, बस बात खत्म। ये लो, वही बात यहाँ भी है, वही बात वहां भी है, देखो यही सेम 0, पहले देखो 20, 20 की गैपिंग पे है ना, 0, 20, 40, 60, तो इसमें आई लॉग का है तो ये सेम, और इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लो, इस वाई एस सैंपल। डन और नॉट डन, देखो ये चारों सैम्पलिंग टेक्निक हमने परफॉर्म करके दिखा दिया आपको। देखिए इसमें हर एक 20 का स्टोर है बस। अब हम चलते हैं, इस ये प्रैक्टिकल पार्ट सैम्पलिंग टेक्निक का था, अब हम चलते हैं 5 नंबर समरी का, आपको याद होगा है ना, 5 नंबर समरी याद है ना, लोकल पोटेंशियल पार्ट, उसका प्रैक्टिकल कैसे करोगे बाय द हेल्प ऑफ स्क्वायर्स। जैसे कि इस देखो हमने, यदि हमने हम मेनली जो आउटलायर डिटेक्शन की बात करूं, उसका दो पर्पस है। एक तो नल वैल्यू हैंडल करना, जैसे आप ध्यान से देखो इस डेटा के अंदर कितने नल वैल्यूज हैं, तो रीजनल डॉट कम कर दो, ये बता देगा ना कि रो वाइज कितने नल वैल्यूज हैं, सॉरी हर एक कॉलम में कितने नल वैल्यूज है, देखो बता रहा है, इस कॉलम में कितने नल वैल्यूज है 88, इसमें कितने हैं 177। एज के अंदर में नल वैल्यूज को फिल करने, नल वैल्यू क्या फिल करें, हमने बताया था कि आप या तो पूरे कॉलम का मीन कैलकुलेट कर सकते हो, या तो मीडियन, मीन का मीडियन को ये भी हमने डिस्कस किया था। अब वर्टिकल तो नहीं डाल सकते ना, हर केस में मीडियन नहीं डाल सकते और हर केस में मीडियन नहीं डाल सकते, तो मीन कब यूज करोगे, मीडियन कब यूज करोगे, पॉइंट इज दैट। तो हमने बताया था कि मीन कब यूज करोगे, जब डेटा के अंदर आउटलायर्स ना हो, और यदि डेटा के अंदर आउटलायर्स हो तो क्या यूज करते हैं, मीडियन। अब डेटा के अंदर आउटलायर्स नहीं है या है, ये कैसे डिसाइड करोगे, ये चीज डिसाइड होती है बाय द हेल्प ऑफ बॉक्स प्लॉट। तो इस डेटा में बॉक्स प्लॉट ड्रा कर लो,
तो बॉक्स प्लॉट ड्रा कैसे होता है? बाय द हेल्प ऑफ 5 नंबर समरी। तो हमें 5 नंबर समरी को, मैं एक तो है देखो 5 नंबर समरी को यदि आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो आप सिर्फ क्या कर सकते हो, ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करा लो। और ये सिनेस डॉट बार प्लॉट क्यों आ रहा है? बॉक्स प्लॉट किसका? डीएफ ऑफ एज का। नहीं, देखो बता रहा है कि इस डेटा के अंदर आउटलायर है या नहीं, देखिए क्लियरली बता रहा है, देखो आउटलायर है या नहीं है, बताओ बताओ बेटा, उसी को तो यूज करना है। ये जो है ना इसके अंदर आउटलायर, देखो यदि डेटा के अंदर आउटलायर्स है तो क्या यूज करेंगे हम? मीडियन। क्लियर हो रहा है? बट देखो ये आउटलायर्स तो पता चल गया, बट ये आउटलायर्स कौन कौन से हैं ये पता पता मतलब क्लेरिफाई नहीं हो रहा है। पता चल रहा है कि 60 के बाद वाले सारे आउटलायर्स हैं, एग्जैक्ट वो कौन कौन से? इंटरव्यू आपसे कहा कैसे मुझे आपको नहीं तो आउटलायर के बिना नाम मतलब आउटलायर क्या करना है, उसके स्टूडेंट ने बॉक्स पर सिर्फ क्या बनाता है, आउटलायर्स है या नहीं है, दिख रहा है ना आपको? बट मुझे आउटलायर्स को रिमूव कर दिए कंप्लीटली, तो आई वांट टू रिमूव आउटलायर्स, देन तो क्या यूज करें? अरे मीडियन से तो वैल्यू लड़का यार, ये से बाहर करो क्लास, नहीं नहीं मुझे पढ़ा यार यार नहीं। ये तो बेटा हमने बताया कि यदि आप पता चल गया हो कि डेटा के अंदर आउटलायर्स है तो आप क्या करोगे? नल वैल्यू को जो इसको फिल करने के लिए क्या यूज करोगे? मीडियन। तो फिल करने का कमांड क्या था बताओ? ये ऑफ, जिस इसमें वैल्यू डालनी है तो क्या यूज करते थे? फिल एन ए। क्या फिल करना है? ये जो वैल्यू इसका मीडियन नहीं, कहाँ पे फिल करना है? जहां पे इन प्लेस इक्वल टू टू हो। कुछ ना पड़ता, कुछ ना पड़ता, नाक कटा के, नाक कटा के मानेगा मेरा, नाक कटा देगा नाक। देखो, देखो हो गया ना, देखो एज, एज 0 हो गया। अब एज के अंदर नल वैल्यू नहीं है, पहले कितनी थी देखो बेटा? 177 थी। बट ये प्रॉब्लम तो आपने सॉर्ट आउट कर लिया, बट प्रॉब्लम फिर से आप वापस कहाँ पे आ चुकी है कि आउटलायर मुझे रिमूव करना होगा तो कैसे करें? इसके लिए हमने कल पढ़ा था ना, समझी वो हेल्प करेगा तो कैसे। ये कर रहे हो तो कर लो, कर लो भले, कर लो इसको, कर लोगे ना कि कर लिए? कर लो तो कर लो भले, रुकाऊ मैं, कर लो भले, कोई इशू नहीं है, पहले फिल कर लो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि पढ़ोगे तभी ना होगा कुछ, पढ़ोगे तो क्या होगा? सब फील करो। आज तो टेंशन हो गया। हो गया डन? हो गया बड़े? से एक डेटा होता उसमें उसमें आउटलायर को रिमूव करना होता तो कैसे करते हैं? जैसे देखो एक हमारे पास डेटा मैंने ली एन में, एन में हमने ये डेटा स्टोर कर लिया, देखो आप
जैसे कल याद होगा आपको, ये डेटा पे हम काम कर रहे थे, याद है ना सब लोग को, ये डेटा हम कल काम कर रहे थे आपको, इस डेटा पे कल काम कर रहे थे, याद होगा सबको। इस डेटा, इस तरह की डेटा थी कल, याद करो, इस पे काम कर रहे थे ना कल। इस तरह की एक डेटा थी हमारे पास। अब इसमें से मैं आउटलायर को अलग कर लूंगा, तो सब जस्ट एग्जांपल के लिए इसमें से मैं कहूँ कि मुझे आउटलायर अलग कर लूँ, अलग जब ही तो क्लियर दिख रहा है कि डेटा के अंदर आउटलायर है। इसमें यदि बॉक्स को ड्रा करोगे तो आउटलायर दिखाएगा, ये सॉल्व हो। देखो ड्रा करके दिखते हैं। इसके अंदर है, क्या दिक्कत हो गई? बड़ी हैपनिंग है देयर। ऐसे डालो, तरीके गलत कर दिया आपने। ठीक है, अब देखो एस एन एस डॉट बॉक्स प्लॉट करूँ तो इसमें क्लियरली दिख रहा है कि आउटलायर्स है। तो आपने ये यूज करके बॉक्स प्लॉट ड्रा कर लिया, और देखो क्लियरली दिख रहा है कि आउटलायर्स डेटा के अंदर है, यस और नो, क्लियरली दिख रहा है। बट यदि मुझे बॉक्स अब आउटलायर हटाने होते हैं, यदि हम इसकी वैल्यू को 30 कर देते हैं, थोड़ा कम आउटलायर छोटा करते हैं, और इसकी वैल्यू को -50 कर दूं, तो देखो आउटलायर कुछ इस तरह से दिखा रखी है, दिखेगा व्यू अच्छा होगा कि आपको दिख रहा है डेटा के अंदर आउटलायर्स है, इधर भी है और इधर भी। इस आउटलायर्स को मुझे क्या करना है, रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा हमें, 5 नंबर समरी का एल्गोरिथम यूज करेंगे, वही तरीका है, यस और नो। तो 5 नंबर समरी के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है बताओ, डेटा को सॉर्ट करो, फिर उसमें Q1 Q3 कैलकुलेट करो, यस और नो। फिर लोअर फेंस अपर फेंस करो, फिर आप चेक करो कि वैल्यू लोअर फेंस और अपर फेंस के बीच की है या नहीं। यदि लोअर फेंस और अपर फेंस के बीच की जो है उसको रहने दो, लोअर फेंस और अपर फेंस वाले जो लोअर फेंस से छोटा है और अपर फेंस से बड़ा है उसको क्या कर दो, रिमूव कर दो। यही पढ़ेगा ना हम कल की क्लास में, क्योंकि लोअर फेंस तक की वैल्यू को क्या हम मिनिमम सेलेक्ट कर सकते हैं और अपर फेंस तक की वैल्यू को क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम। यही ना, तो इसको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो एक फंक्शन बनाता हूँ जो क्या करेगा, आउटलायर को रिमूव करने में हेल्प करेगा। फंक्शन कैसे क्रिएट करेंगे, ध्यान से देखो। एन वन डॉट, यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे एन यदि इस डेटा को सॉर्ट करना हो तो आप एन वन डॉट सॉर्ट करो, तीन हमारा जो असेंडिंग में था वो डिसेंडिंग में सॉर्ट हो जाएगा, असेंडिंग सॉरी सॉर्ट हो जाएगा, सॉर्ट हो गया ना असेंडिंग ऑर्डर में। तो सॉर्टिंग करने के लिए क्या यूज करोगे, सॉर्ट मॉड्यूल। अब इसमें से मुझे क्या कैलकुलेट करना है, 25 और 7, सबसे पहले यही कैलकुलेट होगा ना, Q1 Q3, तब तो लोअर प्रिंस अपर प्रिंस होगा। तो Q1 Q3 कैलकुलेट कैसे करोगे, Q1 कैलकुलेट क्या करना है, एनपी डॉट, देखो परसेंटाइल कैलकुलेट करने का ये मॉड्यूल है, परसेंटाइल कितने का करना है, एन का कितना परसेंट करना है, 25% है, यही ना। तो देखो Q1 में 20, ये आगे कैलकुलेट होगा, कितना आसान है, मैनुअली कुछ नहीं करने की नीड है, बस हमें पता होना चाहिए। देखो कितना है, 25% का वैल्यू 4.25, यदि 75 करना हो तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 25% वैल्यू आ गई, देखो आ गया ना। देखो Q1, और दोनों एक साथ करना हो तो क्या करो, Q1 कॉमा Q3 लिख दिए, दोनों को एक साथ एक लाइन में। और यहाँ पे क्या करो, पहले Q1 चाहिए ना हमें, पहले जो 25 कॉमा 75, तो अब ये दोनों एक साथ कैलकुलेट हो जाएंगे, समझ में आया हम सभी को। देखो कि दोनों एक साथ कैलकुलेट हो गए, Q1 कॉमा Q3, देखो परफेक्ट आ गया। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करने की जरूरत है, लोअर फेस और अपर फेस नहीं, उसके पहले क्या कैलकुलेट करोगे, आई क्यू आर। तो आई क्यू आर का फॉर्मूला क्या था बताओ, Q3 माइनस Q1 कैलकुलेट हो गया। देखो आई क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो देखो आई क्यू आर कैलकुलेट हो गया 5.75। अब हमें क्या करना है, लोअर फेस अपर फेस कैलकुलेट करने के लिए, लोअर फेस का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, Q1 माइनस 1.5 इंटू आई क्यू आर। तो यहाँ से हमारा लोअर फेस कैलकुलेट हो गया, आ गया होगा, देखो ये लोअर फेस है, माइनस, और अपर फेस का यूएफ क्या हो जाएगा, Q3 प्लस 1.5 इंटू आई क्यू आर। तो ये हमारा हो गया अपर फेस, ये अपर फेस। अब हमें लोअर फेस, अब देखो अब क्या करना पड़ेगा, लूप चलाना पड़ेगा, जिससे लोअर फेस से लेस वैल्यू और अपर फेस की बड़ी वैल्यू क्या करना है, छोड़ देना है, क्योंकि वो क्या है हमारे लिए आउटलायर नहीं। तो ये काम अलग अलग जो करने हो ना, इसको एक फंक्शन के अंदर डालो, ताकि सारे काम डेटा बस पास करूं और सारा काम मेरा क्या होगा, प्रोसीजर वाइज। तो हमें क्या क्या करना पड़ा, एक फंक्शन बना रहा हूँ, देखो फंक्शन बना रहा हूँ मैं, डेप्थ। फंक्शन का नाम रख लिया मैंने कुछ भी, जैसे रख सपोज रख लिया आउटलायर डिटेक्शन या डिटेक्ट। तो इसके अंदर क्या पास करना पड़ेगा, सबसे पहले बताओ, पूरी की पूरी डेटा। वेरिएबल का नाम डेटा रख लिया, कुछ भी रख लो आपकी मर्जी है।
DDF ले लिया। अब इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ता है बताओ, सॉर्ट। तो सॉर्ट करने का क्या काम होता है, DF डॉट सॉर्ट, ये सॉर्ट हो गया। फिर क्या करना है, Q1 Q3, तो Q1 Q3 अभी कैलकुलेट करना पता है, ऐसे लिख दोगे। और इसके लिए क्या मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा, नमपाई। रेंज डॉट परसेंटाइल, किसका कैलकुलेट करना बताना, DF करना बेटा, डेटा टू DF में आ गया, तो DF पास करना है यहाँ DF। और क्या कैलकुलेट करना बताइए, 25 और 75, यही ना, ये हो गया। अब दूसरी चीज क्या कैलकुलेट करना है, IQR, वेरी गुड। IQR निकालो, IQR का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q3 - Q1, ये आ गया। फिर क्या निकालना है, लोअर फेंस। लोअर फेंस का फॉर्मूला बताओ क्या है, Q1 माइनस इंटू IQR, ये हमारा आ गया लोअर फेंस। अपर फेंस का क्या हो जाएगा, Q3 + 5, ये हो गया अपर फेंस। अब हमें लूप चलाना है, लूप किसके अंदर, अब देखो 4i इन DF, DF क्या है, डेटा, इसके अंदर लूप चलना शुरू हो गया। अब आई क्या है बताओ, आई क्या, आई की आई कुछ डेटा के अंदर की पहली एलिमेंट है, इसको चेक करना है क्या, कि इफ आई की जो वैल्यू है वो लेस देन लोअर फेंस है, या आई की वैल्यू ग्रेटर देन अपर फेंस है। यदि दोनों से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, या तो लोअर फेंस से छोटा है या तो अपर फेंस से बड़ा है, तो क्या है आउटलायर। इसके लिए हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल लेते हैं, देखो ध्यान से, हमने दो वेरिएबल लिया, एक डेटा नाम का, जिसके अंदर एक्चुअल डेटा रख लेंगे, और एक आउटलायर, जिसको अलग से आउटलायर में स्टोर कर लेंगे। दो ब्लैंक लिस्ट ले लेता हूँ, देखो, एक ब्लैंक लिस्ट ले लिया हमने, और एक हमने और ले लिया, देखो डेटा, जिसको हमने आउटलायर नाम का, कुछ भी रख लो वेरिएबल का नेम। दो हमने क्या ले लिया, ब्लैंक लिस्ट। इसको क्यों लिया हूं, समझ में आ गया होगा। यदि अभी ये कंडीशन ट्रू है, तो ये वैल्यू कौन सी होगी बताओ, आई। यदि ये कंडीशन को फुल आउटलायर्स है, तो क्या करोगे, आई डॉट अपेंड, सॉरी आई को नहीं, इसके अंदर आउटलायर डॉट अपेंड, ये पाइथन की कोड लिख रहा हूं मैं, अपेंड, किसको अपेंड करानी बेटा, आई को, है ना। और यदि ये कंडीशन फॉल्स है, देन क्या करना पड़ेगा बताइए, इल्स में क्या करोगे कोड बताओ, डेटा डॉट अपेंड, वेरी गुड, डेटा डॉट अपेंड किसको करना, आई। और दोनों वैल्यू को क्या करो, बाहर आके रिटर्न करा दो नॉर्मली, पहले आउटलायर को रिटर्न कराओ, और फिर किसको, डेटा को, ये दोनों वैल्यू रिटर्न हो गई। नहीं, ये फंक्शन हमारा बन के क्रिएट हो गया। अब फंक्शन के अंदर जब भी हमें किसी किसी कॉलम में जैसे हटाना होगा, तो उस कॉलम को सीधा पास कर देंगे। तो अभी हम किसको पास कर रहे हैं बताओ, एन को, एन जो हमने बनाया था, यही था ना हमारा, यही डेटा था ना हमारा। इस एन को हम पास कर देंगे, देखो, इस एन को, ये है एन, इसको हम पास कर देंगे, सिंपल। एन को पास करने के लिए अब देखो फंक्शन, अब फंक्शन कितनी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, दो, क्या आपके आउटलायर और डेटा। तो हमें दो वेरिएबल भी लेना पड़ेगा, DF1 DF2। तो DF1 में क्या है बताओ, आउटलायर, और DF2 में क्या होगा, एक्चुअल डेटा। और फंक्शन का नाम क्या है, डिटेक्ट, डिटेक्ट था ना। इसके अंदर क्या पास करोगे, पैरामीटर में एन, क्योंकि एन वही है जो हमारा डेटा है। एन क्यों पास करोगे, एन के अंदर डेटा है ना, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, सब बताना। तुमने डेटा को पास कर दिया। अब DF1 में हमारा क्या आ गया होगा, आउटलायर, DF2 में क्या होगा, हाँ, हाँ? अरे बेटा, ये एन तो कुछ भी हो सकता है ना, एन की जगह पे कल इसका नाम हमने रख लिया, नम, कुछ भी हो सकता है ना। हाँ, यहाँ तो कुछ भी रख सकते हो, कैसे हो जाएगा बिना, अरे पाइथन ना आती क्या, फंक्शन बिना कॉल किए फंक्शन काम करता है क्या, फंक्शन डिफाइन कर, ना लिख दोगे तब भी फंक्शन को तो कॉल करना ही पड़ेगा, लिखने को तो कुछ नहीं था। तो बिना कॉल किए फंक्शन काम करता है क्या, यार ये बालक बुद्धि नहीं है, ये मत बुद्धि बालक। पाइथन आती तुम्हें, देखो ये दोनों आउटलायर्स थे, कैच कर लिया हमारा। DF2 के अंदर क्या होंगे, विदाउट आउटलायर्स वाले। आगे ना डेटा, इसके अंदर देखो आउटलायर्स नहीं है बेटा, देखिए, पहले डेटा आपकी ऐसी थी, इसमें से आउटलायर्स को हटा दिया, देखिए आउटलायर्स को अलग कर दिया, और डेटा को अलग कर दिया। अब यदि इसमें बॉक्स को ड्रा करोगे, तो आउटलायर्स नहीं बताना चाहिए, ड्रा करके देखो, एसएनएस डॉट, इसका एन का, नहीं, एन ही को ही तो करना है।
अरे सॉरी एन को नहीं, DF1 को, DF2 को, क्योंकि DF2 वो है, और उसको कहाँ पे एक्स एक्सिस पे करवाओ। देखो, देखो इसके अंदर देखो, कहीं कहीं तक आउटलायर नहीं बता रहा, ना इधर है ना इधर, क्योंकि हमारे आउटलायर हट गई। तो इस तरीके से हम फॉलो करते हैं, तो इसी जैसे हमने फंक्शन बनाया, इसके अंदर कॉलम पास करके देख लेना। ठीक है, ये आउटलायर डिटेक्ट करने का तरीका था। जो हमने आज तक थ्योरेटिकल पढ़ा, उसकी प्रैक्टिकल पार्ट हो गई कंप्लीट। लिखो, कोड लिख रहे हो, फंक्शन वाला लिख लो, लिख लो, आप लिख रहे हो तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास में पढ़ेंगे डिस। ओहो, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई कि हमने रिकॉर्डिंग बिना स्टार्ट किया आपको ये सारी चीजें डिस्कस कर। देखो एक बार बोल देता हूँ, फिर से सुन लियो सब लोग। So basically, we need now I discussing about measure of dispersion. What is the meaning of measure of dispersion? Actually, we need to calculate a spread, how much spread or data set to another one. Just see, this is the D1, this is D2. So D1, how much different from D2 according to spread area. तो देखो ऐसे वर्बली आप ऐसे जो व्यू हो रहा है उसके भी यहाँ पे तो कह सकते हो, बट एक चीज है कि हाउ मच स्प्रेड, कितना ज्यादा स्प्रेड हुआ है, ये कहना पॉसिबल नहीं है वर्बली। जिसके लिए वी नीड टू फॉलो टू अप्रोच, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सो वेरिएंस हमारा पॉपुलेशन का भी हो सकता है, सैंपल का भी हो सकता है। तो यदि आप ध्यान से देखो, वेरिएंस के जो, सॉरी, सैंपल का जो मीन था उसको किससे डिनोट करता था, म्यू से। और सेम और सैंपल का मीन को किससे कैलकुलेट करते थे, एक्स बार से। फिर से बताता हूँ, पॉपुलेशन को मीन से किससे डिनोट करते थे, म्यू से। सैंपल को मीन से किसको किससे डिनोट करते थे, वेरिएंस से। उसी तरह से पॉपुलेशन के वेरिएंस को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर से। और सैंपल के वेरिएंस को किससे डिनोट करते हो आप, एस स्क्वायर। इसका इक्वेशन होता है समेशन ऑफ एक्स आई माइनस म्यू डिवाइड बाई कैपिटल एन। वहीं पे सैंपल का होता है एस स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई क्या हुआ, डेटा पॉइंट, एक्स बार क्या हुआ, पॉपुलेशन सैंपल मीन, ऑल स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस वन। ये इंटरव्यू में आपसे पूछ जाते हैं कि वाई सैंपल डिवाइड बाई एन माइनस वन, ये क्वेश्चन इंटरव्यू का, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो मैं कुछ बेसिक फंडामेंटल और भी चीजें डिस्कस करनी है, उसके बाद हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अगेन आएंगे कि वाई सैंपल वेरिएंस डिवाइड बाई एन माइनस वन, ये क्वेश्चन है। यहीं पे यदि आप स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करो, तो स्टैंडर्ड डिविएशन बस ये होता है चेंज, यदि सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन, पॉपुलेशन के जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उसको डिनोट किया जाता है सिंपल सिग्मा से सिर्फ, और सैंपल का इससे। सिंपल देखो, सिग्मा से मतलब कि क्या, जिसका स्क्वायर है वो कहाँ चला जाएगा, रूट में, जिसके अंदर रूट में पॉपुलेशन वेरिएंस हो जाएगा, इसमें सैंपल वेरिएंस हो जाएगा, है ना। ये हमने किया था। अब हमें क्वेश्चन दिए कि ये हमारे पास दो पॉइंट है, एक्स1 एंड एक्स2, सॉरी एक्स1 एंड ये हमारा एक्स2 है, इन दोनों का आप कैलकुलेट करके दिखाएं कि वेरिएंस की वैल्यू क्या है। हमने पहले भी कर रखे हैं, तो आप कर सकते हो, एक बार करिए तो कैलकुलेट। ये आपके सामने दिख रहा है, दोनों डेटा भी है, और ये आपके सामने जो इक्वेशन मैंने यूज किया था वो भी दिख रहा है। एक बार ट्राई करिए, सब लोग करिए प्लीज, करिए तो सब लोग करिए। इक्वेशन है, ये डेटा है, एक बार सब लोग इंप्लीमेंट करके दिखाइए मुझे क्या क्या आउटपुट आ रहा है, ऑल ऑफ। यार अब स्क्रीन से अपनी थी, इतनी देर बोलने पर नहीं कर रहा है। नहीं ये जूम का शेयर था, जूम का। हाँ, तो ये जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था वर्बली, उसका ये था, देख लीजिए, ये मेजर ऑफ डिस्पर्सन, ये मैं समझाना चाह रहा था। ये दोनों D1 D2 कितने डिफरेंट है, तो उसके फाइंड आउट करने के लिए हमें दो यूज करना पड़ेगा। उसके लिए दो इक्वेशंस है, वेरिएंस का ये है और सैंपल वेरिएंस का ये है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का ये है, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन का ये है। और ये हमारे डेटा सेट है जिसमें हम कैलकुलेट करके चेक, और देखिए सब लोग करिए हमें। ये फॉर्मूला क्या, एक्स आई माइनस म्यू, तो पहले म्यू कैलकुलेट कर लो ना। इसका म्यू कितना होगा बताना, इसका म्यू कितना होगा। अरे ऐड कर लो ना, 2 + 4 6, 6 ये भी नहीं आता क्या, डिवाइडेड बाई एन किए। यार कैसे बच्चे, 2 3 4 5 6, मीन x1 का, अच्छा पूरा सॉल्व करके, और एक उसका x2 का। कितना आ रहा है, 4 लेके चलो, ठीक है, ये म्यू आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना, एक्स आई था हमारे पास, म्यू अवेलेबल हो गया, देखो एक्स आई क्या है, 2 4 6 8 4 2, यही एक्स आई है ना। और म्यू सबका तो सेम ही रह जाएगा, 4 4, यही ना, म्यू तो सबका 4 4 है, यस और नो। एक्स आई माइनस म्यू कितना हो जाएगा बताओ, इसका कितना हो जाएगा, -2 0
2 4 0 और ये हो गया -2। अब क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे फिर से, एक्स आई माइनस म्यू, यही कैलकुलेट करना है ना, स्क्वायर जो था बताओ, था ना एक्स आई माइनस म्यू, तो ये कितना हो जाएगा 4 0 4। अब एक्स आई माइनस म्यू का समेशन था तो सम कर लो, पूरे का समेशन करना था ना। अब इसका समेशन कितना हो जाएगा, 4 और 4 8, 28, 28 डिवाइड बाई एन कितना हो जाएगा बताओ, एन कितना था 6 ना शायद, कितना हो जाएगा, 4 ले लो ओवरऑल, ठीक है। तो ये हमारा, आपका इतना कैसे आ रहा था, ये 4 ही तो आ रहा है आपका, ये इतना ज्यादा कैसे आ रहा था, 11 पता नहीं कैसे बता रहे थे। और x2 का कैलकुलेट करके देखो, देखो x2 का म्यू कितना है पहले देख लो, कितना आ रहा है, म्यू कितना आ रहा है, 4 4 8 12 16 20 24, 24 डिवाइड बाई 6, तो 4 ही तो हुआ। तो आप फिर 5 कैसे कर रहे थे, हाँ इससे ज्यादा, तो ये 4 आ रहा है ना, सबका म्यू कितना आ रहा है 4, सबका म्यू 4 4 4 आ जाएगा, तो एक्स आई माइनस म्यू कितना हो जाएगा अमित बताओ, अरे वो पढ़ता नहीं है बस, एक्स आई माइनस म्यू कितना हो जाएगा बताओ, अरे अमित नहीं बोल रहे ना ये बात, 0 0 होगा नहीं होगा सब, तो अब एक्स इसका समेशन कर लो तो कितना हो जाएगा, सबको 0 डिवाइडेड बाई व्हाट 6, कितना आउटपुट आएगा बताओ, 0, हाँ कटा रखे बच्चे, 0 में डिवाइड करते हो तब इनफिनिटी होता है, 0 हो गया ना ये और नो। तो अब देखो, अब इसकी अब क्लियरली दिख रहा है ना कि किसका स्प्रेड ज्यादा है बताओ, इसका यदि डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट कुछ ऐसे आ रहा होगा, इसका x1 का और x2 का ऐसे आ रहा होगा, तब भी डेटा का वैरियंस सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, डेटा में वैरियंस किसकी ज्यादा है, x1 की, क्योंकि इसका वैरियंस की वैल्यू कितनी है 4, इसका कितना है 0। समझ में आया। अच्छा वैरियंस को यदि ध्यान से समझो ना, यदि एक चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ, देखो वैरियंस बटा एक्चुअली ये बताता है कि एक डेटा पॉइंट सपोज करो ये रहा है, सपोज एक डेटा पॉइंट ये है, दूसरा डेटा पॉइंट ऐसे है, ऐसे मूव कर रहा है ऐसे, तीसरा डेटा पॉइंट ऐसे है, ये बताता है देखो ध्यान से। तो इन सबों के बीच की जो आपस में, सपोज करो ये इनके बीच की दूरी 2 मीटर थी, इसके बीच की मीटर 1 थी, इसकी 0.5 थी सपोज, तो इनकी एवरेज डिस्टेंस बता रहा है ना, वेरियंस क्या बता रहा है कि ये एक दूसरे से एवरेज कितनी दूरी पे हैं, जैसे यही बता रहा है या नहीं बता, ध्यान से समझो। म्यू कैलकुलेट किए तो आपका इन दोनों सभी के बीच का जो एवरेज था वो फाइंड आउट कर लिया, और फिर आपने माइनस कर लिया सभी का डिस्टेंस, एक्स आई माइनस म्यू डिवाइड बाई एन, तो आपने ओवरऑल क्या किया, एवरेज डिस्टेंस फाइंड कर लिया कि एक डेटा पॉइंट जो है एक्स आई यहाँ और ये जो आई है एक दूसरे से कितने डिफरेंट है, यही फाइंड आउट कर लिया ना। तो ये हमारे डेटा के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारे जितने भी डेटा पॉइंट है एक दूसरे से कितनी एवरेज डिस्टेंस कितना है सबका 4 4, यस और नो। और यहीं पे दूसरा डेटा पॉइंट होता है, जैसे एक डेटा पॉइंट ऐसे होता, ऐसे होता, और इनके इनके यदि स्प्रेड एरिया जो है, इसका स्प्रेड एरिया एवरेज 4 आ रहा है, इसका 0 आ रहा है, तो कौन ज्यादा एरिया कवर कर रहा है बताओ, 4 4 वाले ना, क्योंकि इन सबों के बीच में एवरेज 4 4 के डिस्टेंस है, तो इतनी दूर की एरिया कवर कर रहे हैं। ये 0 है तो मतलब बहुत ज्यादा का वैरी नहीं कर रहे, एक दूसरे से बिल्कुल सटे सटे हैं। यदि किसी का वैल्यू 0 है मतलब क्या एकदम से बिल्कुल दोनों सब साथ साथ खड़े हैं, है ना। तो ये बताता है, तो यदि किसी यहां से समझ में ये चीज क्लियर हो रही है कि यदि किसी वेरिएंस का देखो किसी भी कॉलम का यदि वेरिएंस 0 आ रहा है, उस कॉलम का एनालिसिस से बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। सुनना ध्यान से, यदि किसी कॉलम की वैल्यू 0 आ रही है, कॉलम को आप क्या कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो। क्यों, क्योंकि देखो जैसे हम सभी लोग स्टैट्स पढ़ रहे हैं, तो हमें यदि हमें एनालिसिस करना हो तो हम क्या अलग से कॉलम प्रोग्राम बनाने की नीड है हमें, क्योंकि सबको पता है हम सभी लोग स्टैट्स तो पढ़ रहे हो। तो जिसमें कॉलम की वैल्यू फिक्स है सेम है, तो उसके लिए अलग से कॉलम रखने की जरूरत नहीं है, मतलब जिसमें वैल्यू सेम है पूरे में, वो एनालिसिस में कोई खास इम्पैक्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि हर एक के रेस्पेक्ट वही वैल्यू आएगी। जैसे सपोज को किसी का एज 12 साल है, उसने उसकी वेट 40 केजी है, बट स्टिल वो गुड़गांव का है, दूसरे का भी गुड़गांव का है, तीसरे का भी गुड़गांव का है, तो ओवरऑल गुड़गांव के एनालिसिस में करने के लिए नहीं, सभी का तो एक ओवरऑल क्या है गुड़गांव का ही है, तो उसको एक अलग से कॉलम बनाने की नीड नहीं है। तो जिसमें कॉलम की वैल्यू 0 हो उस कॉलम को क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, मतलब वो हमारे एनालिसिस को कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा। फीचर सिलेक्शन का एक पार्ट डिस्कस कर दिया हमने, अब हम दूसरा डिस्कस करेंगे। अब एक तो है कि कॉलम को यहाँ पे अपने डिलीट कर दोगे कि जिसकी वैरियंस थ्रेशोल्ड की वैल्यू 0 है,
मतलब जिसकी भी कॉलम का वेरिएंस थ्रेशोल्ड जीरो है उस कॉलम का कोई इंपैक्ट नहीं होगा एनालिसिस पे, पहले उसे ड्रॉप करो। अब दूसरा, अब एक कॉलम जैसे आप किसी कॉलम, अब सपोज करो हमारे पास अभी जैसे हमारे पास 200 कॉलम थे जिसमें से 50 कॉलम ने को हमने इस बिहाफ पे अलग कर दिया। अब हमारे पास टोटल अभी भी कितने कॉलम बच रहे हैं बताओ? 150। 150 अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू है। तो अब 150 में से भी सारे कॉलम इंपॉर्टेंट होंगे ऐसे कोई जरूरत नहीं है। जैसे 150 वो कॉलम है जिनकी वेरिएंस की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0.5 है या वट एवर रही है। तो मुझे अब इसमें से भी क्या करना होगा कि जो सारे कॉलम हैं, जैसे कॉलम C1 C2 C3 से लेकर CN तक, तो ये आपस में कितना कोरिलेटेड है ये चेक करेंगे। तो कल की क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में कोरिलेशन, एक कॉलम दूसरे कॉलम से कितना कोरिलेटेड है। तो कोरिलेशन की जो वैल्यू होती है हम पढ़ेंगे -1 से 1 के बीच में होती है। तो ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर हुआ तो बताओ सब लोग।